हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज की इस वीडियो में हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और उसकी सेकंड स्टोरी देखेंगे। जो पहली स्टोरी थी वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो स्टोरी थी एक रैग पिकर के बारे में जिसका नाम है साहिबे आलम। और उस स्टोरी के अंदर साहिबे आलम की लाइफ को बताया है कि किस तरीके से बचपन में बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में चेंजेस हुए। तो वो बच्चा एक रैग पिकर, लेकिन उसका जो नाम है साहिबे आलम उसकी लाइफ की आयरनी को रिप्रेजेंट करता है। वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से उस बच्चे का बचपन उससे छीन लिया गया और उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चल सकती हैं जब आप उस वीडियो को देखेंगे। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो बेटा मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वाली जो स्टोरी है इसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जिसका जो ड्रीम है अपनी फैमिली से एकदम अलग है। फैमिली जो कि रहती है फिरोजाबाद में, और इस जगह पे जितने भी लोग हैं जनरेशन से वो एक ही काम करना जानते हैं और वो काम है चूड़ियाँ बनाने का। दे ऑल आर बैंगल मेकर्स। और सिंस ये अपनी जनरेशन से यही काम करते हुए आए हैं, उन्हें बैंगल्स बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। और ऐसे में मुकेश एकमात्र ऐसा बच्चा है जिसने चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और काम करना ठीक समझा और वो चाहता है कि वो वही काम करे क्योंकि ये उसका सपना है। राइट। अब ये लोग कौन है? क्या पूरा का पूरा फिरोजाबाद, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है, क्या सारे वही काम कर रहे हैं? नहीं। ये एक ऐसे सेक्शन की बात की गई है, उन लोगों की बात की गई है जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक हैं। तो उनकी बात की गई है, उनके बारे में हम जानेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारे मुकेश का जो सपना है वो क्यों है और उसे पूरा करने के लिए भी वो क्या करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं इस स्टोरी को लिखा किसने है। तो इसे लिखा है अनीस जंग ने। दोनों स्टोरी जो है अनीस जंग ने लिखी है। अनीस जंग कौन है मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ। इनके जो पेरेंट्स हैं दोनों ही राइटर्स रहे हैं और अनीस जंग खुद भी बहुत बेहतरीन राइटर है और बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स में वो एडिटर भी रही हैं, कॉलमिस्ट भी रही हैं। इसके अलावा बेटा ये जो दोनों ही स्टोरीज हैं वो स्टोरीज कहाँ से ली गई हैं? अनीस जंग ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये एक बुक इन्होंने लिखी है और इसी बुक में से ये दोनों स्टोरीज ली गई हैं। ये दोनों स्टोरीज इस बुक से एक्सर्प्ट्स हैं। एक्सर्प्ट्स का मतलब होता है हिस्सा या अंश। ठीक है, तो ये दोनों स्टोरीज इस बुक से ली गई हैं। अब हम इस स्टोरी को जानते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता। तो अनीस जंग जो है जब इंटरेक्ट कर रही थी मुकेश के साथ तो वो उनकी एकदम आई कांटेक्ट करके, ही मेड एन आई कांटेक्ट विद अनीस जंग एंड व्हाट डिड ही से? आई विल बी आई विल बी अ आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड। तो ये जो आई कांटेक्ट वाली बात है ये मैंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ इसलिए मेंशन करी क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मुकेश सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा है कि हाँ भाई नहीं मैं तो बैंगल मेकर नहीं बनूंगा, मैं तो मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। नो, जब हम आई कांटेक्ट करके कोई बात कहते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस झलकता है, हमारा एक डेडिकेशन झलकता है और वही डेडिकेशन अनीस जंग ने मुकेश की आंखों में देखा। अब ये डेडिकेशन मतलब मोटर मैकेनिक बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नॉट रियली। बट अनीस जंग के लिए और मुकेश के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि मुकेश किस जगह से आता है? फिरोजाबाद से। और फिरोजाबाद एक कैसी जगह है? फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है which is engaged in making bangles and it is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। कि फिरोजाबाद में ये जितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक ही काम जानते हैं और वो काम है चूड़ियाँ बनाने का, बैंगल मेकिंग। और जनरेशन से, पीढ़ियों से सब लोग यही काम करते हुए आए हैं और इसीलिए इन लोगों को चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और काम करना नहीं आता। तो जब आपको कोई और काम करना नहीं आता ना और आपका फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल नहीं होता तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि कोई दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करने की आप सोचें। ऐसे माहौल में ही मुकेश पला बड़ा है। उसके बावजूद भी जब वो ये हिम्मत कर पा रहा है कि नहीं मुझे बैंगल मेकर नहीं बनना, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, तो ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। राइट। इसके अलावा मुकेश की जो फैमिली है
वो भी भाई बाकियों की तरह मुकेश की फैमिली भी हमेशा से बैंगल मेकिंग में ही रही है, उसी में ही इन्वॉल्व रही है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं कि ये इलीगल काम है। यस, देखिए, चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्यों इलीगल है? क्योंकि अगर बच्चे लेबर करने लगेंगे, यानी चाइल्ड लेबर अगर होगा, तो बच्चे जो है उनको जो एजुकेशन है वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब बैंगल मेकिंग की बात होती है तो सिर्फ एजुकेशन वाला मुद्दा नहीं होता है। बैंगल मेकिंग एक बहुत ही रिस्की काम होता है, ये एक हैजार्डस जॉब है। ऐसा क्यों? क्योंकि for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, जिस तरीके के कमरे या जिस तरीके के कंपार्टमेंट है जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, उस कमरे में बहुत सारे फर्नेसेस होते हैं, जिसे कहते हैं भट्टे। ठीक है, बहुत सारे फर्नेसेस होते हैं, और इसकी वजह से चूंकि जो कमरा होता है वो भी एकदम बंद होता है, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, प्रॉपर लाइट नहीं है, कोई एयर नहीं है प्रॉपर, इस वजह से, और भट्टे जो हैं वो तो जल ही रहे हैं लगातार, तो उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे कमरे में एक बच्चे का काम करना वो उसकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है कि नहीं? इसलिए भी ये, चूंकि ये रिस्की भी है, मतलब सिर्फ एजुकेशन से दूर नहीं हो रहा है बच्चा, उसकी हेल्थ पे भी इशू हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स की हेल्थ पे कोई इशू नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो बायोलॉजिकली ग्रो ही नहीं हुए होते हैं अभी तक, उनकी बायोलॉजिकल ग्रोथ ही पूरी नहीं हुई होती है, और ऐसे में अगर वो ऐसे टेम्परेचर में और ऐसे माहौल में रहने लगेंगे तो उनकी बायोलॉजिकल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि नहीं? और जो बच्चे होते हैं, असली देश का भविष्य वही होते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों पर नहीं, सीधा सीधा हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए भी ये एक इलीगल काम है, राइट? लेकिन यहाँ पर फिर भी आप देखिए कितने बच्चे काम कर रहे हैं, 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 children are working out there। अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने बच्चे थे यहाँ पर जो बैंगल मेकिंग के लिए काम, बैंगल मेकिंग किया करते थे, तो क्या होगा आंसर? 20,000। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा है, पिछला वीडियो कौन सा, जो इसी चैप्टर की पहली स्टोरी है रैग पिकर वाली, तो कितने रैग पिकर्स थे? मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर दीजिए, और ये मेक श्योर, देखो मैं आपको हर वीडियो में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में क्या बन सकता है, कौन से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं क्वेश्चंस, वो भी बताते बताते चलती हूँ बेटा, और कहाँ बच्चे कैसी क्या गलतियाँ करते हैं वो भी हमेशा बताती हुई चलती हूँ। तो इसलिए भी ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखना, तो मेक श्योर यू वॉच विदाउट स्किपिंग, ठीक है? तो जितने भी रैग पिकर्स थे उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो वो वीडियो देखिएगा, उससे आपको आंसर का पता चल जाएगा, ठीक है? नाउ ये जो काम है, बैंगल मेकिंग का काम है, इन बच्चों की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से इलीगल है, बहुत ही नुकसानदायक है, लेकिन इन लोगों को इसके अलावा और कोई काम क्या आता है? बिल्कुल नहीं आता। अब जब मुकेश और अनीश जंग की जब बात हो रही होती, इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो मुकेश चाहता है कि मैं अनीश जंग को अपने घर लेकर चलूं और मैं दिखाऊं कि मेरा जो घर है, चूंकि मेरा घर रीबिल्ड हो रहा है, फिर से मेरा घर जो है फिर से बन रहा है, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है अपने घर को दिखाने के लिए। अब आप ये देखना कि मुकेश की पर्सपेक्टिव से उसका घर और अनीश जंग के पर्सपेक्टिव से उसका घर, मुकेश तो हमेशा से उसी जगह रहा है, उसी कॉलोनी में, उसी एरिया में रहा है, तो वो तो उसे बहुत ज्यादा अच्छे से फेमिलियर है और यूज टू है बेसिकली, तो उसको तो कुछ अलग नहीं लगेगा। लेकिन अनीश जंग की नजर से देखो वो घर कैसा है, देखो, he proudly says is being my house is being rebuilt and we walk down stinking lanes, देखो stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval स्टेट। प्रिमेवल स्टेट मतलब ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि जिस जगह लेकर जा रहे हैं वहां पर इतना ज्यादा कचरा है, एकदम सब जगह बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हर जगह जो कचरा है वो जाम हो रहा है। वहां पर जितने भी पेट्स हैं या गाय बैल, जितने भी लोग, जितने भी जानवर रह रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि जानवर लोगों की जगह आ गए हैं या ये लोग इन जानवरों की जगह पर आ गए हैं, क्योंकि कहीं पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, कि अलग अलग इस तरीके से होता है ना कि भाई इनकी ये जगह है, इनकी ये जगह, यहाँ पर कैटल बंधा हुआ है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब एक दूसरे की जगह में रह रहे हैं एंड बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड तो कुछ भी नहीं है। घर इतने पुराने हैं और एकदम जर्जर हालत हो रही है। ये जो वोबली डोर्स का मतलब ये है जो आवाज करते हुए किवाड़ होते हैं, किवाड़ एज इन वही दरवाजे जो बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और किसी भी वक्त लगता है कि गिर सकते हैं।
तो ऑल्दो मुकेश हमेशा से ऐसे ही घर में रहा है तो उसको तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता, लेकिन अनीश जंग ये सोचती है कि इस जगह पे मुकेश रह रहा है और फिर भी कितना एक्साइटेड है कि देखो उसका घर दोबारा बन रहा है। तो यही होता है एक घर का चाव, और यही होता है कि भाई आपको जो मौके मिले होते हैं या आप जिस माहौल में रहे होते हो, आपको उससे ज़्यादा पता नहीं होता है कि भाई इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो अनीस जंग के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदबू थी, एवरीथिंग वाज स्टिंकिंग आउट देयर, बट इट वाज नॉट द केस विद मुकेश, राइट। उसके अलावा जब वो घर पहुंचती है अनीस जंग, तो मुकेश के घर का क्या माहौल होता है कि वहाँ पर मुकेश के बड़े भाई से वो मिलती हैं। मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ है यानी मुकेश की भाभी, उनसे वो मिलती हैं। और इस टाइम पे मुकेश की जो भाभी हैं वो खाना बना रही होती हैं, ठीक है, एंड शी वाज द बहू ऑफ द हाउस। तो वो अपना पूरा जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही होती हैं। फिर कौन आता है कि थ्री मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो यहाँ पर मुकेश के जो फादर हैं वो भी यहीं रहते हैं। तो जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं ना, तो मुकेश की भाभी उनसे वेल का मतलब क्या होता है बेटा, घूंघट कर लेना। तो यहाँ पर साथ साथ कस्टम्स भी और रिवाज जो ट्रेडिशंस होते हैं वो भी दिखाएं कि जब भी कोई बुजुर्ग इंसान सामने आता है या फादर इन लॉ सामने आते हैं तो बहुएं जो है उनसे पर्दा कर लेती, तो ये भी बताया गया है। तो उस पूरे घर का एक माहौल बताया गया है कि भाई सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं। ऑल्दो उनके घर में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन जब गेस्ट आया है तो उसके स्वागत के लिए अच्छे से इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मुकेश की ग्रैंड मदर जो बात कहती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुकेश की ग्रैंड मदर क्या कहती हैं, इट इज़ हिज करम। देखिए मुकेश की फैमिली में कितने लोग हैं, खुद मुकेश, मुकेश के बड़े भाई, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ, मुकेश के पिता और मुकेश की दादी, ये 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है। मुकेश के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और यहाँ पर मुकेश की दादी मुकेश के दादाजी के लिए बात कर रही हैं। क्या कहते हैं, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। क्या होता है बेटा, जब जो चूड़ियां होती हैं उनको जब पॉलिश करने लगते हैं ना, तो वो चूड़ियों का पाउडर्ड फॉर्म, बहुत ही बारीक पाउडर जो होता है वो उड़ता है, बिल्कुल धुएं जैसा लगता है वो, और सांस के साथ अंदर चला जाता है। तो ऑफ कोर्स वो रेस्पिरेटरी इश्यूज, पैल्पिटेशंस और बहुत सारे, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है, आप ब्लाइंड हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये जो मुकेश की दादी है वही वही ये बता रही होती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत जल्दी अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, क्योंकि वो भी बैंगल मेकर ही थे, और वो उसका कर्म था। कर्म का क्यों यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि इन बैंगल मेकर्स का ये मानना है कि इस जाति में पैदा होना सिर्फ हमारा एक नसीब था, इसीलिए हम इस जाति में पैदा हुए हैं। नाउ जाति यहाँ पर देखिए, born in the caste of बैंगल मेकर्स इज आवर कर्म। बैंगल मेकिंग कोई कास्ट नहीं होती है, बैंगल मेकिंग एक प्रोफेशन है, और ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बैंगल मेकिंग कोई कास्ट नहीं होती है, लेकिन ये पॉइंट आपको अभी मैं बता रही हूँ, बस इसे ध्यान रखिए। क्यों ध्यान रखने के लिए कह रही हूँ, वो जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर ये लेडी के दिमाग में ये बात बसी हुई है कि भाई हम लोग जो हैं ये हमारे नसीब हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं उनका ये नसीब था, तभी तो उन्होंने बैंगल मेकर्स की जाति में जन्म ले लिया, और हमारा नसीब ही था, वरना हम भी किसी अच्छे परिवार में किसी बेहतर जगह जन्म ले सकते थे। यहाँ पर मुकेश के जो फादर हैं वो हमेशा से बैंगल मेकर नहीं थे बेटा, वो पहले एक टेलर थे और उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम शुरू किया, लेकिन क्या वो अपनी फैमिली को क्या बेहतर लाइफ दे पाए, नहीं। उनके 2 बेटे हैं, मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई, क्या उन दोनों भाइयों में से किसी एक को भी वो क्या प्रॉपर एजुकेशन दे पाए, नहीं दे पाए, दोनों में से किसी को भी वो एजुकेट नहीं करवा पाए। ये जो बैंगल मेकिंग, वो सिर्फ एक ही काम सिखा पाए जो उन्हें आता था, ही he taught them only one thing, only one art which he knew, and that was the art of making bangles। तो यहाँ पर मुकेश के पिता की क्या सिचुएशन है, मुकेश के दादाजी की क्या सिचुएशन है, ये दोनों अभी आप ध्यान रखिए, आगे मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई इट इज दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, अब यहाँ बताया गया है कि आप फिरोजाबाद की गलियों में कहीं पर भी देखो, अलग अलग तरीके की, अलग अलग कलर की
बहुत ही अलग अलग साइजेस की बैंगल्स ही बैंगल्स मिलेगी। कहीं हैंड कार्ड्स जा रहे हैं, हैंड कार्ड्स जो हथगाड़ी होती है, ऐसे धक्का मारते हैं, इस पर सामान रखा हुआ होता है, सब्जियां वगैरह रखी रहती है, तो ये ऐसी हथगाड़ी पे कहीं पर भी आप देखो तो वो हथगाड़ी बहुत इजीली दिख जाएगी, उस पर चूड़ियों का ढेर रखा हुआ है। तो हर जगह हर घर में चूड़ियों का ढेर मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग, ये जो जितने भी लोग हैं वो सब बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व हैं। अब एक इंस्टेंस क्या है, देखो, देयर इज दिस यंग गर्ल, हर नेम इज सविता। सविता जिस तरीके से बैंगल्स बना रही है, मतलब उसके हाथ जिस एक्सपर्टीज से काम कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत टाइम से जो है ये लड़की ये काम कर रही है, चूड़ियां बनाने वाला काम कर रही है। बट does she know the importance of bangles? Maybe not, because she is not married yet. इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि ये जो लड़की है सविता, ये जो बैंगल्स अभी बना रही है, तो अभी वो सिर्फ अपने काम के हिसाब से इस पर फोकस कर रही है और तभी बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ इसको बनाई जा रही है। लेकिन जब उसकी शादी होगी, जब उसके हाथ में मेहंदी रचेगी, उस दिन उसे समझ में आएगा कि ये जो चूड़ियां हैं वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये उसके सुहाग की निशानी है। यहाँ पर देखिए, इट इज it will dawn on her woman's it symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंडियन कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो चूड़ियां बेचकर ये जो जितने भी लोग हैं, उनके पास दो वक्त की रोटी कमाने जितना पैसा भी नहीं आ रहा है। और वही चीज एक्चुअल में इंडियन कल्चर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि ये एक औरत की सुहाग की निशानी है, कि एक सुहागन अगर चूड़ियां नहीं पहनती है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन चूड़ियों की। ये एक इंस्टेंस है। दूसरा इंस्टेंस क्या है, सविता जो है उसके बगल में एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई है, देयर इज एन ओल्ड लेडी। और जब उससे अनीस जंग ने क्वेश्चंस किए बैंगल मेकिंग को ही लेकर, व्हाट डिड शी से, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अनदर सिचुएशन, कि दिन रात पीढ़ियों से जो काम करते आ रहे हैं, उस काम को करने के पीछे एक वक्त पेट भरकर खाना भी नहीं खाया। ये जो शेर भर खाना है, इट इज अ क्वांटिटी कि पेट भरकर ढंग से खाना भी नहीं खाया है और दिन रात यही काम करते रहते हैं, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, आईसाइट वीक होती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। दिस इज द कंडीशन। तो अभी हमने मुकेश के घर की कंडीशन देखी, मुकेश के फादर की क्या कंडीशन है वो हमें पता चली, मुकेश के ग्रैंडफादर की क्या कंडीशन थी वो हमें पता चली, सविता की खुद की क्या कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि जो चूड़ियां वो बना रही है उसकी इंडियन कल्चर में क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसका एहसास अभी तक इस लड़की को नहीं है। फिर भी ये उस काम के अंदर इन्वॉल्व है, वही इंपॉर्टेंट चीज को बनाने में वो शामिल है, उसका एक हिस्सा है। बट स्टिल क्या वो उस इम्पोर्टेंस के लेवल का, उस इम्पोर्टेंस की बराबरी का कमा रही है, क्या नहीं कमा रही। अनदर थिंग, कि एक बूढ़ी औरत है जो कह रही है कि पूरी जिंदगी काम करते हुए बीत गई है, लेकिन फिर भी एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि सबके सब लोग जो बैंगल मेकिंग काम के अंदर, इस काम के अंदर इन्वॉल्व है, वो सिर्फ ये काम करे जा रहे हैं, लेकिन उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिनेंशियली तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, पेट भर कर खाना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो जब इतने इश्यूज हो रहे हैं तो इनकी हेल्प के लिए कोई तो होना चाहिए, तो क्या कोई हेल्प के लिए है, आइए देखते हैं। कहीं पर भी इस पूरे फिरोजाबाद की गलियों में आप कहीं पर भी जाओगे ना, तो हर घर के अंदर इसी तरीके की तकलीफ सुनाई देंगी, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। हर घर में देयर इज द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। क्यों? क्योंकि इस तरीके की सिचुएशंस बन चुकी है। क्यों ये सिचुएशन बन चुकी है मैं आगे आपको बताऊंगी, चैप्टर में आगे है, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ और सोच नहीं सकते हैं, कुछ और बिजनेस करने का उनके दिमाग में ख्याल भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है। भाई, बैंगल मेकिंग के अलावा कोई काम करना उनको आता भी नहीं है, पहली चीज, क्योंकि पीढ़ियों से वही काम करते हुए आ रहे हैं, वन थिंग। अदर थिंग इज कि जो काम वो कर रहे हैं ना, उस काम से ही उनको इतना कमाई नहीं हो रही है। अगर वो काम भी करना छोड़ देंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो घर परिवार कैसे पलेगा।
तो वो अगर नहीं पलेगा तो आप दूसरे ऑप्शन के बारे में ऐसे में सोच भी नहीं पाते हैं। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ फिरोजाबाद कि वो कुछ और सोच नहीं पाते हैं। अब ये सारी जब सिचुएशन सामने आई तो अनीस जंग ने क्या कहा कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। भाई आप लोग जनरेशन से ये काम करते हुए आ रहे हो, आप इस काम का आगा पीछा सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, तो आप खुद अपना एक बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। वाई डू यू नीड अ मिडल मैन। मिडल मैन कौन होता है बेटा, साहूकार। इसको सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि मिडल मैन ही वो इंसान होता है जो बिजनेस लेकर आता है कि भाई आपका जो सामान है, आप जो चूड़ियाँ बना रहे हो, उस चूड़ियों को यहाँ यहाँ बेचेंगे। तो अगर ये मिडल मैन हट जाएगा, इन लोगों को लगता है कि अगर ये मिडल मैन, बैंगल मेकर्स जो है उनको लगता है कि मिडल मैन हट गया तो हमारा सामान कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा और कैसे हम बेच पाएंगे, क्योंकि मिडल मैन के थ्रू ही तो हम बेच पाते हैं। लेकिन अनीस जंग का कहना है भाई आप इस काम को इतना अच्छे से समझते हो, आप डायरेक्टली क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते, व्हाई डू यू नीड अ मिडल मैन। क्योंकि अनीस जंग को लगता है बेचारे बैंगल मेकर्स को बेचना आता ही नहीं है। लेकिन ये बैंगल मेकर्स जो बात बताते हैं ना, उससे पता चलता है अनीस जंग को दैट व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज दैट even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब illegal क्या है, क्यों ये लोग अपना कोऑपरेटिव नहीं बना पा रहे, क्यों इनको मिडलमैन की मतलब मिडलमैन पे क्यों डिपेंडेंट है ये पूरी तरह। वो इसलिए बेटा क्योंकि शुरू में बताया था चाइल्ड लेबर इलीगल है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एजुकेशन से डिप्राइव हो रहे हैं, बट इसलिए भी क्योंकि बैंगल मेकिंग एक ऐसा काम है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं, उनकी बायोलॉजिकल ग्रोथ को बहुत बड़ा रिस्क है, इसीलिए ये काम इलीगल हो जाता है। और सिंस ये काम इलीगल है, अगर मिडलमैन को हटा दिया जाएगा तो जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी पुलिस वाले हैं या जितने भी मिडलमैन हैं, वो इन पुलिस वालों से कंप्लेंट कर देंगे। भाई मिडलमैन भी नहीं चाहेगा ना कि उसका बिजनेस खराब हो, इसीलिए इन बैंगल मेकर्स को डर है कि अगर हमने मिडलमैन को अपने रास्ते से हटा दिया ना तो ये मिडलमैन पुलिस वालों को सब बताएगा और पुलिस वाले डेफिनेटली हम लोगों को आकर पकड़ ही लेंगे और हमारा ये जो जितना थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। नाउ अब अनीस जंग को ये पता चलता है कि ये फिरोजाबाद में बेसिकली दो दुनियाएं रह रही हैं। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, और ये दोनों दुनिया एक दूसरे से एकदम अलग है। एक दुनिया किसकी है, इन बैंगल मेकर्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। दे आर कॉट इन द वेब ऑफ पोवर्टी, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। कि ये जो जितने भी बैंगल मेकर्स हैं वो एकदम अपनी पॉवर्टी के जाल में ही, अपनी गरीबी के जाल के अंदर ही फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई साधन नहीं है कि अब हम इससे बाहर कैसे निकलें, किस तरीके से अपने आप को इस माहौल से बचाएं। क्योंकि अगर हमने कुछ और काम किया तो वो काम करना भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें कुछ और ढंग से करना भी नहीं आता, और फिर भी हमने कुछ करने की कोशिश करी तो शायद ये मिडिल मैन हमको वो काम करने ही नहीं देंगे, क्योंकि मिडिल मैन फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और पावरफुल भी है, राइट। दूसरी दुनिया जो है वो किसकी है, जहाँ पे द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, साहूकार द मिडलमैन ओनली, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साहूकार, मिडलमैन, जितने भी ये लीडर्स हैं, उनका काम है गरीब लोगों को और वीकर लोगों को सपोर्ट देना, उनकी सहायता करना, उन्हें हेल्प करना। लेकिन यही लोग जो हैं वो इन वीकर लोगों की ऐसी सिचुएशन के जिम्मेदार हैं, इन गरीब लोगों के मजबूर लोगों की ऐसी सिचुएशन के जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को पता नहीं है कि बैंगल मेकिंग का काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि उन्हें मिडिलमैन बता देगा तो पुलिस वाले को पहली बार पता चलेगा कि क्या सच में ऐसा काम हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रही है, कहाँ हो रही है, बताओ जरा मुझे, अभी हम उनको हवालात में बंद करते हैं। ऐसा नहीं है, सब ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, सब पॉलिटिशियंस जानते हैं कि इस तरीके का काम चल रहा है। लेकिन इन सभी लोगों ने जो कि सोसाइटी के लिए बने हैं, भाई चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिस वाले हो, पॉलिटिशियंस हो, ये सब लॉ को ही, मतलब जो कानून है उसी का सम्मान करने के लिए है ना, कानून को बचाए रखने के लिए तो है ना ये सारे लोग।
लेकिन यही लोग इन मजलूमों की इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये इन्हीं की जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी पैसा बनता है इस बैंगल मेकिंग से, उसका बहुत ही छोटा हिस्सा बैंगल मेकर्स तक पहुंचने देते हैं। तो अगर मिडिल मैन हट जाएगा तो मिडिल मैन का जो पूरा बिजनेस है वो खत्म होता है, और जिसकी वजह से ही बाकी सारे ये जो पावरफुल लोग हैं या फिनेंशियली स्टेबल लोग जो हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसीलिए ये सारे लोग बैंगल मेकर्स को पनपने ही नहीं देते। और ये बात बैंगल मेकर्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उन्हें ये पता है कि कल को हमने अगर अपना कोऑपरेटिव बनाने की सोची भी, तो भी हमें वो कोऑपरेटिव नहीं बनाने दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत वीक हैं, हमारे पास कोई पावर है नहीं, हम लोग हेल्पलेस हैं। लेकिन जो पावरफुल लोग हैं वो हमें पनपने ही नहीं देंगे, वो हमें ग्रो ही नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर हम पावरफुल हो गए, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। और कोई भी स्ट्रॉन्गर इंसान नहीं चाहेगा कि उसका कोई कंपटीशन तैयार हो, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसी वजह से कोई भी जो भी फिरोजाबाद में चाहे जितने भी लोग रह रहे हैं, उनमें से कोई भी इंसान जो है वो कोऑपरेटिव की सोच भी नहीं पाता। और फिरोजाबाद में जितने भी बैंगल मेकर्स हैं, उनमें से कोई भी बैंगल मेकर बैंगल मेकिंग के अलावा किसी और काम को करने की सोचता भी नहीं है, कि ना जाने हमको उसका क्या नुकसान या क्या हर्जाना झेलना पड़ जाएगा। ऐसे माहौल में जब मुकेश जैसा एक बच्चा आता है, तो वो अपने आप में एक ना, इट्स अ रे ऑफ होप, एक रोशनी की किरण की तरह, कि कम से कम एक बच्चा तो ऐसा है जिसने ये हिम्मत करी है कि बैंगल मेकिंग ना करके कोई और काम करना है। इट इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो देखिए, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब अगर किसी भी इंसान ने बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने की सोची, तो एक तरीके से डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है इन पावरफुल लोगों को, राइट? ऐसे में when Mukesh is daring, it is not something, ठीक है, it is during his growing up, when I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. When I see Mukesh daring, it is not something casual, कोई मामूली सी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये देखकर जो अनीस जंग है, उन्हें भी बहुत खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats, क्या कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. Now, I will walk. ये जो सेंटेंस है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर्स में, कि आप कैसे कह सकते हो कि वो जेन्युइनली बहुत डेडिकेटेड था, मुकेश जेन्युइनली डेडिकेटेड था मोटर मैकेनिक बनने के लिए। तो देखो, दो कारण है उसका। एक कारण तो ये है कि जब उसने पहली बार ये बात कही थी ना, दैट आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ही वाज लुकिंग राइट इनटू हर आईज। अनीस जंग की आंखों में एक आई कांटेक्ट बना के, अनीस जंग की आंखों में झांक कर वो बोलता है, आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो ये उसका एक कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन झलकाता है। सो वन थिंग, उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा है इससे, एक चीज। दूसरी चीज ये, अगर हम किसी चीज को जेन्युइनली नहीं करना चाहते हैं ना, तो उसको नहीं करने के एक्सक्यूजेस बहुत जल्दी आ जाते हैं हमारे पास। जैसे अगर हमें होमवर्क नहीं करना है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे मेरी तो पेन की इंक खत्म हो गई। आप अगर सचमुच होमवर्क करना चाहते हो ना, तो चाहे आपको बोरो करना पड़े पेन, या आपको दुकान से जाकर लाना पड़े, कुछ भी, आप उस पेन का इंतजाम करोगे कहीं ना कहीं से। आप कभी भी कोई काम जब करना चाहते हो, तो किसी भी एक्सक्यूज को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देते हो। एंड द सेम इज द केस विद मुकेश। मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना था। जब अनीस जंग उससे पूछती है कि जो जिस गराज से जहाँ पर जाकर तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है, जहाँ पर जाकर तुम्हें इसके सबके बारे में सीखना है, वो गराज तो भाई बहुत दूर है, तुम जाओगे कैसे? हाँ, बसेस हो सकती हैं, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि उस साधन से जाए। तो बहुत दूर है, तो तुम कैसे जाओगे? तो क्या कहता है मुकेश, आई विल वॉक, मैं पैदल चल के चला जाऊंगा, लेकिन मैं वो सीखूंगा। ये जो एक डेडिकेशन होती है ना सीखने की, ये जो इसका सपना है, उस सपने को हकीकत बनाने का इसका जो डेडिकेशन है ना, वो इन दोनों चीजों से झलकता है। कि एक तो आंख में आंख डालकर अपनी बात कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, और एक कहता है कि आई विल वॉक, चाहे मुझे कितना भी दूर पैदल चलकर जाना पड़े, चाहे रोज मुझे पैदल चलकर जाना पड़े, मैं मोटर मैकेनिक बनकर ही रहूंगा। और यही डेडिकेशन से हमें पता चलता है कि मुकेश बहुत ही जेन्युइनली मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसमें मैंने इतना ज्यादा फोकस इसलिए किया है, जैसा मैंने बताया कि रिपीटेडली पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है?
डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, he is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur there is no embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. क्या बात कह रहा है बेटा, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो इससे क्या पूछती है, देखो मोटर मैकेनिक वो बनने का सपना देख पा रहा है, तो देखा जाए तो एक तरीके की जुर्रत कर रहा है कि जहाँ पर इतना ज्यादा एक सीधा अगर आप बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और काम करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लीडर्स को, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पुलिस मैन है, मिडिल मैन है, उनको देखा जाए तो सीधा का सीधा चैलेंज ही कर रहे हो कि मुझे तो कुछ और बनना है, तो जुर्रत कर रहा है। ऐसे में अनीश जंग से पूछती है कि तुमने कभी प्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है क्या, कि मतलब पायलट बनने का। भाई तुमने ड्राइवर बनने का तो सपना देख लिया, पायलट बनने का भी क्या सपना देखा है क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है वो, और थोड़ा सा ऐसे सर झुका के हल्का सा सर झुका के और कहता है नहीं वो नहीं। मना क्यों करता है। पायलट बनने का सपना क्या ऐसा है कि नहीं पायलट नहीं बनेंगे, हम तो ड्राइवर में ही खुश हैं। बेसिकली एक जो रीच होती है ना, हम हमारे दिमाग में सोचते हैं कि नहीं यार हम तो यहाँ तक ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा का सपना नहीं नहीं, हम थोड़ी वो बन पाएंगे, हमारे बस की थोड़ी है, हम थोड़ी ना वहाँ। बड़े से बड़ा सपना देखने में वो आसान नहीं होता, बड़े सपने देखना, इट टेक्स एफर्ट्स। तो यहाँ इस पैराग्राफ में मुकेश के साथ हमें वही समझ में आ रहा है कि मुकेश ने एक मोटर मैकेनिक, एक ड्राइवर बनने का सपना तो देख लिया। क्यों, क्योंकि वहां तक उसको लगता था कि वहां तक मेरी रीच है, क्योंकि फिरोजाबाद में बहुत गाड़ियां आती थी, तो गाड़ियां देख देख के होता है ना, आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाते हो, फेमिलियर हो जाते हो कि हाँ गाड़ी, और इस गाड़ी को चलाया जाता है, मैं भी इस गाड़ी को चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ तक तो उसने ये सपना देखने की हिम्मत कर ली कि हाँ यहाँ ये मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, गाड़ी चलाना चाहता हूँ और मोटर मैकेनिक बनूंगा। लेकिन फ्लू फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन फिरोजाबाद ऐसी जगह नहीं थी जहाँ के लोगों को फ्लाइट्स और एयरप्लेन्स के बारे में ज़्यादा पता चल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानते नहीं थे प्लेन्स के बारे में, नो इट डजंट मीन दैट। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ के लोगों का जो माहौल रहा है, कोई एक्सपोजर नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो एक हद से आगे का सपना देखने की जुर्रत नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर मुकेश ने इतनी जुर्रत तो कर ली है कि बैंगल मेकर नहीं बनना है, मैकेनिक बनना है, लेकिन ये जुर्रत नहीं कर पा रहा है कि मैं पायलट बन जाऊं। तो यानी तेज दौड़ने की हिम्मत आ गई है, लेकिन उड़ान भरने की हिम्मत अभी भी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ बेटा कि सपने देखो, जब तक बड़े सपने नहीं देखोगे उन्हें पूरा भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, तो हमेशा कोशिश करते रहिए। भले ही मुकेश पायलट बनने का सपना देखने से डर रहा हो, लेकिन मोटर मैकेनिक का सपना जो उसने देख डाला, वो भी अपना जो उसका माहौल था, उस माहौल में ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप भी सपने देखने से मत डरिए, उन्हें पूरा करने से बिल्कुल मत डरिए, राइट। और इसी नोट के साथ मैं अभी ये वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। बेटा इस पूरे चैप्टर में, पूरी स्टोरी में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर कमेंट करके आप मुझसे वो डाउट पूछे, मैं डेफिनेटली आपके उस डाउट को दूर करूंगी, ठीक है। और बहुत जल्द मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।